दोस्तों, आज हम मोबाइल से एक क्लिक में पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एक ऐसा टाइम भी होता है जब पैसे नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। तो कभी आपने सोचा है कि उस टाइम पे सारी ट्रेड्स कैसे की जाती थी? तो मैं आपको बता दूं कि उस समय के लोग बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास गेहूं है, मेरे पास कपड़ा है, तो हम आपस में उसको एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन लोगों को वाटर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि अगर तुमको मेरे गेहूं की ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हारे कपड़े कैसे खरीद सकता हूँ। यहीं से इंसान सोचता है कि चलो कोई एक ऐसी चीज़ तय की जाए जिससे सब मान लें कि इसकी वैल्यू है। और इसी तरह सोना चांदी करेंसी का बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम शुरू से लेकर आखिरी तक डॉलर की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, कैसे डॉलर ग्लोबल करेंसी बन जाता है और पूरी दुनिया पे राज करने लगता है, कैसे एक झटके में किसी भी देश की इकॉनमी को ख़त्म किया जा सकता है पूरी तरीके से, अमेरिका किस तरीके से सैंक्शंस लगाता है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए एंड आई होप कि आप सभी को इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जानकारी मिल जाएगी। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं अपनी रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। 1600 और 1700 में दुनिया की पहली ग्लोबल करेंसी मानी जाती थी स्पेनिश डॉलर या फिर पीस ऑफ एट। यही वो टाइम होता है जब अमेरिका और स्पेन अपने कॉलोनीज से खूब सारा सिल्वर निकालते हैं और बहुत सारे कॉइन्स बनाते हैं। इसी के साथ ये कॉइन्स इतने फेमस हो जाते हैं कि एशिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह चलने लगते हैं। और आज के टाइम पे हम जो डॉलर देखते हैं इसी का नाम भी उसी से इंस्पायर होकर रखा जाता है। अब आता है ईयर 1776। ये वही ईयर होता है जब अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है। आज़ादी मिलने के बाद अमेरिका के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं होती है। रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये लोग कॉन्टिनेंटल करेंसी नाम के एक पेपर छापते हैं, ये पेपर मनी बनाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बिना किसी बैकअप के छापी जाती है। मतलब कोई गोल्ड नहीं, कोई सिल्वर नहीं, बस एक कागज़ का टुकड़ा। ये पेपर मनी सक्सेस नहीं हो पाती है क्योंकि इसे बस कागज के दम पे छापा जाता है। इसका रिजल्ट होता है कि ये बस एक पेपर का टुकड़ा है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अब ईयर आ जाता है 1792। 1792 में ही अमेरिका कॉइनेज एक्ट पास करता है और इसी के साथ अमेरिका अपनी ऑफिशियल करेंसी भी तय कर लेता है जिसको नाम दिया जाता है यूएस डॉलर। इसी के साथ उस डॉलर को गोल्ड सिल्वर दोनों के साथ पैच किया जाता है। मतलब कि एक डॉलर फिक्स गोल्ड और सिल्वर की इतनी क्वांटिटी रहेगी, इसमें इतनी मात्रा रहेगी। 1800 के शुरुआती सालों में यूएस डॉलर अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही वीक होता है। ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी होती है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर हर जगह फैला हुआ होता है। अमेरिका उस समय सिर्फ अपने अंदरूनी ट्रेड्स और थोड़े बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा होता है, कोई बड़े लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं अमेरिका की ताकत बढ़ती जाती है और यही वो सीड्स होते हैं जिनसे डॉलर एक दिन पूरी दुनिया पर छा जाएगा। 1800 के दशक में अमेरिका अभी भी एक नया देश होता है। उसकी पॉपुलेशन कम होती है लेकिन लैंड और रिसोर्सेस अमेरिका के पास भर भर के होते हैं। अटलांटिक ओशियन से लेकर मिसिसिपी रिवर तक फैले इलाकों में खेती, खनन और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज शुरू हो जाते हैं। उस समय ब्रिटिश पाउंड दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी होती है, लेकिन अमेरिका अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगा है। अब यूएस डॉलर तब भी गोल्ड और सिल्वर से बैक्ड होता है, यानी हर डॉलर के पीछे उतना ही सोना या चांदी गवर्नमेंट के पास होना ज़रूरी है। यूरोप में इंडस्ट्री रिवोल्यूशन पहले से ही शुरू हो चुका होता है और इसका असर अमेरिका में भी दिखने लगता है। स्टीम इंजन से फैक्ट्री प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। रेल रोड्स माल और लोगों को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने लगते हैं और साथ ही कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने लगते हैं। ये सब मिलकर अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट कर देते हैं और डॉलर की क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। 1800 में यूएस अपना बैंकिंग सिस्टम मजबूत करना शुरू कर देता है। पहला और दूसरा बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट बनाया जाता है जिससे डॉलर की सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन फिर भी उस समय कई प्राइवेट बैंक अपने छोटे मोटे नोट छाप रहे होते हैं, जिससे कंफ्यूजन और कभी कभी फ्रॉड भी होता है और फ्रॉड बढ़ता भी रहता है। फिर आता है ईयर 1834 और ये वही साल होता है जब अमेरिका डॉलर का वैल्यू ऑफिशियली गोल्ड से फिक्स कर देता है।
वन ऑunce गोल्ड इक्वल टू 20.67 डॉलर। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 20.67 डॉलर हैं तो आप बैंक जाकर 1 ऑunce गोल्ड ले सकते थे। गोल्ड स्टैंडर्ड डॉलर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और दुनिया में उसका भरोसा और बढ़ जाता है। अब साल आ जाता है 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। वॉर का खर्च पूरा करने के लिए यूएस गवर्नमेंट पहली बार बड़ी मात्रा में पेपर करेंसी छापता है, जिसे ग्रीन बैक्स कहा जाता है। ये ग्रीन बैक्स गोल्ड पैक्ड नहीं होते हैं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट की गारंटीज पर चल रहे होते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद डॉलर को भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर आने के लिए कई साल लग जाते हैं। बाय लेट 18th सेंचुरी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बन जाता है। इसी के साथ 18th सेंचुरी के आखिरी सालों तक डॉलर धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल होने लगता है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड का दबदबा अभी भी कायम होता है। उस टाइम पे लंदन दुनिया का फाइनेंशियली कैपिटल होता है और वर्ल्ड ट्रेड का ज्यादा हिस्सा पाउंड में सेटल होता है। 1900 के आसपास जो घटनाएं होती हैं वो डॉलर को एक नई ताकत देती हैं, जिसकी वजह से डॉलर ब्रिटिश पाउंड को अपने रास्ते से हटा देता है और दुनिया की नंबर 1 करेंसी बन जाता है। 1914 से पहले अगर आप दुनिया में किसी भी बड़े इंटरनेशनल डील की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस थे कि वो ब्रिटिश पाउंड में हुए होंगे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर उस समय दुनिया के लगभग हर हिस्से में फैला होता है, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका। इसके साथ एशिया के कई सारे देश इसमें शामिल होते हैं जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर कंट्रोल कर रहा होता है। इसी के साथ लंदन दुनिया का फाइनेंशियली कैपिटल होता है। डॉलर उस वक्त बस एक करेंसी होता है जो कि मोस्टली अमेरिका के अंदर इस्तेमाल होता है। जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जर्मन, फ्रांस, ब्रिटिश, रसिया सब इसमें कूद पड़ते हैं। इसी के साथ एक नए युद्ध का जन्म होता है, वर्ल्ड वॉर 1। अमेरिका शुरू में इस युद्ध में न्यूट्रल होता है। इसी के साथ यही वो टाइम होता है जब डॉलर की कहानी में एक बड़ा टर्न आता है, एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यूरोप में लड़ाई के चलते फैक्ट्रीज बंद हो रही होती हैं, खेत उजड़ रहे होते हैं और मैन पावर की भारी कमी हो रही होती है। इधर अमेरिका सुरक्षित होता है, उसकी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं और उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी भरपूर होते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अमेरिका से फूड, वेपन या रॉ मटेरियल खरीदने लगते हैं और वो पे आउट यूएस डॉलर में करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका सीधा सप्लायर होता है। गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा पेमेंट के लिए अमेरिका भेजा जाने लगता है। वार के दौरान यूरोप के देश अमेरिका से सामान खरीदने के लिए अपना गोल्ड भेजते रहते हैं। धीरे धीरे अमेरिका के पास दुनिया भर का गोल्ड रिजर्व जमा हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड वाले समय में ज़्यादा गोल्ड मतलब आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा मजबूत। ऐसे डॉलर का वैल्यू और इंटरनेशनल ट्रस्ट दोनों बढ़ने लगते हैं और 1917 में जब अमेरिका ऑफिशियली वॉर में शामिल होता है तब वो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन चुका होता है। इसी के साथ जब वॉर खत्म होती है तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अमेरिका के भारी कर्जदार हो चुके होते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट होता है। अमेरिका पहले इन देशों से उधार ले रहा होता है और अब ये देश अमेरिका से उधार ले रहे होते हैं, मतलब उसका ठीक उल्टा हो जाता है। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तब ब्रिटिश एम्पायर कमजोर हो चुका होता है, उसका गोल्ड रिजर्व भी काफी कम हो जाता है, जबकि अमेरिका का गोल्ड रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का यूज और ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन असली खेल अभी बाकी होता है। आने वाले सालों में एक आर्थिक तूफान आने वाला होता है जो डॉलर की किस्मत को एक बार फिर से बदल के रख देने वाला था, जिसको आज हम जानते हैं द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 का एंड होता है, अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट होती है, डॉलर मजबूत होता है, पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, उधार देने वाला देश बन चुका होता है। अक्टूबर 1929 में एक ऐसा हादसा होता है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाती है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, वॉल स्ट्रीट के गिरने से लाखों लोग कंगाल हो जाते हैं, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आसमान पर पहुंच जाता है। अमेरिका में प्रोडक्शन 50% तक गिर जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स हो जाते हैं। डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड से बंधा होने के बावजूद अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि लोग कैश और गोल्ड दोनों को पैनिक में लेने लगते हैं। 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी एक बड़ा फैसला लेते हैं। सिटीजन्स को अपना गोल्ड सरकार को बेचना पड़ता है। गोल्ड का ओनरशिप प्राइवेट लोगों के लिए इलीगल कर दिया जाता है। गोल्ड का प्राइस $20.67 से बढ़ाकर $35 पर आउंस कर दिया जाता है। इसकी वजह से गवर्नमेंट के पास मैसिव गोल्ड रिजर्व आ जाता है और डॉलर का वैल्यू आर्टिफिशियली स्टेबल कर दिया जाता है।
अब साल आ चुका था 1939 में जब जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। शुरुआत में अमेरिका फिर से न्यूट्रल होता है, लेकिन अलाइज को सपोर्ट दे रहा होता है। वो ब्रिटेन और सोवियत यूनियन को लेड लीज प्रोग्राम के तहत फूड, वेपन और इक्विपमेंट सप्लाई करता है और इन सारी चीज़ों की पेमेंट डॉलर में की जाती है। वॉर के दौरान लगभग हर देश की इकोनॉमी टूटती है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी उल्टा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी फैक्ट्रीज लगातार प्रोडक्शन कर रही होती हैं। वो खुद के देश में युद्ध नहीं लड़ रहा होता है। वर्ल्ड वॉर टू की लड़ाई मोस्टली यूरोप और एशिया में ही होती है। गोल्ड का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास होता है। इस समय दुनिया के लगभग 2/3 गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास जमा हो चुके होते हैं। 1944 में युद्ध खत्म होने से पहले ही दुनिया के 44 देशों के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के रिजॉर्ट में इकट्ठा होते हैं। क्यों? ताकि एक नया ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जा सके, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमी अनस्टेबल ना हो। यहीं पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है कि डॉलर को सीधे गोल्ड से पेज किया जाएगा, $35 पर ऑन्स। ठीक है, बाकी सभी करेंसीज को डॉलर से पेज किया जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होगी। इसका मतलब था कि ब्रिटिश पाउंड अब पीछे और US डॉलर ऑफिशियली ग्लोबल ट्रेड की फाउंडेशन बन चुका होता है। 1945 में युद्ध खत्म होते ही डॉलर सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं रहता है, वो दुनिया की करेंसी बन जाता है। एक ऐसी करेंसी जिसके बिना इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आप ट्रेड कर ही नहीं सकते डॉलर के बिना। वर्ल्ड वॉर टू जैसे खत्म होता है, यूरोप तबाह हो चुका होता है, शहर खंडहर हो गए होते हैं, इकोनॉमी कमजोर हो जाती है, इंडस्ट्री सारी नष्ट हो चुकी होती हैं। जापान एटॉमिक बॉम्ब के बाद सरेंडर कर देता है, उसमें कुछ बचते नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका लगभग अनटच्ड खड़ा होता है, उसकी इकोनॉमी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती है और सबसे बड़ी बात, दुनिया की करीब 75% गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डॉलर पर भरोसा करने के अलावा बाकी देशों के पास कोई चारा नहीं बचता है। 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के बाद डॉलर डायरेक्टली गोल्ड से पेज होता है, $35 पर ऑन्स। बाकी सभी करेंसी डॉलर से पैच की जाती हैं और इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर किसी देश को डॉलर चाहिए तो वो अमेरिका से गोल्ड के बदले ले सकता था, और अगर डॉलर देना है तो बदले में गोल्ड दे सकता था। और ये टाइम के साथ डॉलर को गोल्ड बैक्ड ग्लोबल करेंसी बना देता है। 1948 में अमेरिका ने मार्शल प्लान लॉन्च किया। यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए लगभग 13 बिलियन की मदद की, डॉलर्स में 13 बिलियन डॉलर्स की मदद की, लेकिन ये मदद डॉलर में ही होती है। और वो यहाँ पे शर्त भी रखता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, बट ये हेल्प हम डॉलर में ही करेंगे। यूरोप के देश ये डॉलर लेकर अमेरिकन गुड्स खरीदते हैं और इस तरीके से डॉलर का ग्लोबल सर्कुलेशन बढ़ता चला जाता है। 1947 में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन की। इसी के साथ अमेरिका नाटो बनाता है और दुनिया भर में अपनी मिलिट्री बेसिस बनाता है। यहाँ पर हर जगह अमेरिका प्रेजेंस का मतलब होता है कि डॉलर भी वहाँ पहुँच गया है। 1950 और 1960 में अमेरिका ऑयल प्रोडक्शन कंट्री के साथ रिलेशन मजबूत करता है और इसी के साथ ये एग्रीमेंट किया जाता है कि ऑयल को बस डॉलर में ही बेचा जाएगा। इसी के साथ यह डॉलर की डिमांड को स्थायी बना देता है, क्योंकि हर देश को ऑयल चाहिए होता है और ऑयल खरीदने के लिए आपको डॉलर चाहिए होता है। 1960 के बाद एक ऐसा प्रॉब्लम आने वाला था जो ये सारी चीज़ें बदल के रख देगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अमेरिका वियतनाम वार और सोशल प्रोग्राम पर बहुत पैसा खर्च कर रहा होता है, डॉलर छपते रहते हैं, लेकिन गोल्ड रिजर्व उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं। दुनिया भर की कंट्रीज नोटिस करती हैं कि डॉलर सर्कुलेशन गोल्ड रिजर्व से बहुत ज़्यादा हो चुका है। फ्रांस जैसे देश अमेरिका को उसका डॉलर वापस करने लगते हैं और बदले में अपना गोल्ड मांगना शुरू कर देते हैं। 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, डॉलर अब गोल्ड से बैक्ड नहीं होगा। इसका मतलब था कि डॉलर अब एक फिएट करेंसी बन गया था, जिसका वैल्यू सिर्फ ट्रस्ट और डिमांड पर डिपेंड करेगा, न कि डॉलर पर, न कि गोल्ड पर। गोल्ड बैकिंग खत्म होने के बाद भी डॉलर गिरता नहीं, क्योंकि ऑयल अब भी डॉलर में बिक रहा होता है, पेट्रोल डॉलर में ही बिक रहा होता है, वर्ल्ड वार का मेजर हिस्सा डॉलर में होता है और
वर्ल्ड ट्रेड का मेजर हिस्सा डॉलर में ही होता है। अमेरिका की इकोनॉमी अब भी सबसे बड़ी होती है। 1971 का यह फैसला रिस्की भी होता है और मास्टर स्ट्रोक भी, क्योंकि अब डॉलर पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है। अब उसका वैल्यू सिर्फ डिमांड ट्रस्ट और अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। यह रिस्क था क्योंकि थ्योरेटिकली डॉलर का वैल्यू गिर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि डॉलर की डिमांड आर्टिफिशियल हाई रखी गई और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है ऑयल ट्रेड का। 1973 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक सेक्रेड एग्रीमेंट होता है। सऊदी अरबिया अपना सारा ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा। वो इस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है। बदले में अमेरिका उसे मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और टेक्नोलॉजी में भी मदद करेगा। ये एग्रीमेंट अमेरिका करता है सऊदी अरब के साथ। धीरे धीरे ओपीईसी ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सभी देश यही सिस्टम अपना लेते हैं। 1973 और 1979 के बीच में ऑयल प्राइसेस अचानक से बढ़ जाते हैं। ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों को ज्यादा डॉलर चाहिए थे, जिससे डॉलर की डिमांड और बढ़ जाती है। 1970 से 1980 में कोल्ड वॉर अपने पीक पर होता है, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्पेस रेस एंड न्यूक्लियर वेपन्स, हर चीज में कंपटीशन होता है। लेकिन इकोनॉमी के फ्रंट पर सोवियत यूनियन डॉलर की बराबरी नहीं कर पाता है। सोवियत रबल जो होते हैं वो ग्लोबल ट्रेड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अमेरिका अपने अलाइज को इकोनॉमी और मिलिट्री एड डॉलर में देता है। 1980 में सोवियत यूनियन की पूरी इकोनॉमी गिरने लगती है और 1991 में यूएसएसआर जो होता है वो टूट जाता है। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होता है, डॉलर फिर से अपनी ग्लोबल पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लेता है। 1981 से 1989 के टाइम पे अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, जिससे दुनिया भर का पैसा डॉलर एसेट्स में आने लगता है। अब डॉलर इतना मजबूत हो चुका होता है कि एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1985 में प्लाजा अकॉर्ड के जरिए डॉलर को थोड़ा कमजोर किया जाता है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में अमेरिका कल्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस का बोलबाला होता है अमेरिका का। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल, आईबीएम, अमेरिकन टेक कंपनीज जो होती हैं वो दुनिया भर में फैल जाती हैं। हॉलीवुड मूवीज और अमेरिकन मीडिया ग्लोबल ट्रेंड सेटर बन जाते हैं। इंटरनेशनल रेगुलेशन अमेरिका में शुरू हो जाता है। ग्लोबल ट्रेड का 80% से ज़्यादा हिस्सा डॉलर में होने लगता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से डॉलर ही स्टैंडर्ड माना जाएगा। 1999 में यूरोपियन कंट्रीज अपनी कॉमन करेंसी यूरो लॉन्च करती हैं। यह डॉलर को चैलेंज कर सकती थी, लेकिन शुरू में यूरो की डिमांड लिमिटेड होती है। 1971 से 2000 तक डॉलर ने साबित कर दिया कि वो एक सिर्फ गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल एम्पायर है जो ऑयल ट्रेड, मिलिट्री पावर और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ईयर 2000 आते आते डॉलर दुनिया की प्राइमरी करेंसी बन चुका होता है। ग्लोबल ट्रेड लगभग 80% अब डॉलर में ही होता है। अमेरिका की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री होती है, जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। फिर आता है अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो जाता है। इसके बाद अमेरिका वॉर ऑन टेरर शुरू करता है। अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री एक्शन लिए जाते हैं। मिलिट्री डॉलर इकोनॉमी पर दबाव तो आता है, लेकिन वॉर जोन्स में भी ऑयल ट्रेड डॉलर में ही चलता रहता है। इससे डॉलर की ग्लोबल डिमांड कम नहीं होती है। 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करता है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और वो ग्लोबल एक्सपर्ट लीडर भी बन चुका होता है। लेकिन ट्रेड्स पेमेंट का बड़ा हिस्सा अब भी डॉलर में ही होता रहता है। चाइना अपने रिजर्व में मैसिव मात्रा में यूएस बॉन्ड खरीदता है, जिससे वो डॉलर सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। एक तरीके से कंपटीटर भी और एक तरीके से पार्टनर भी। 2008 में अमेरिका के हाउसिंग मार्केट में कोलैप्स होता है, जिससे पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस फैल जाता है। डॉलर बेस्ड बैंक्स और एसेट्स पर भरोसा डगमगाता है। लेकिन फिर भी एक अजीब बात होती है, लोग सेफ हेवन के तौर पर फिर भी डॉलर ही खरीदने लगते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव करेंसीज यूरो, येन ये इतनी स्टेबल होती नहीं है उस टाइम पे। और फाइनली इस क्राइसिस ने साबित कर दिया कि डॉलर का ट्रस्ट अब भी बाकी है और आगे चल के भी डॉलर को कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। अमेरिकन टेक जायंट गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट किया। डॉलर डिजिटल पेमेंट, स्विफ्ट सिस्टम और ऑनलाइन ट्रेड में भी बैकबोन बना लेता है। ऑयल ट्रेड अब भी डॉलर में ही होता है, जिससे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बनी रहती है। 2014 के बाद डॉलर को नए चैलेंजेस आने लगते हैं।
रसिया संक्शन क्रीमिया क्राइसिस के बाद अमेरिका रसिया पर सैंक्शंस लगाता है, जिससे कुछ देश अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव कई देशों की चाइनीज लोन और युआन में ट्रेड डील होती है। बिटकॉइन और टेक करेंसी सिस्टम को डिक्लाइज किया जाता है, डिक्लाइज करने का सपना दिखाया जाता है। 2020 में पैंडेमिक आता है, ग्लोबल ट्रेड रुक जाता है, लेकिन क्राइसिस के दौरान भी कंट्रीज डॉलर में ही एसेट्स खरीदते हैं और अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे इकोनॉमी रिलीफ के लिए, फिर भी डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रही। रसिया यूक्रेन वॉर से डॉलर का इस्तेमाल एक वेपन की तरह हुआ। रशिया के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए जाते हैं। इससे कुछ देश चाइना, रशिया, ब्रिक्स डॉलर अल्टरनेटिव खोजने लगते हैं, जैसे लोकल करेंसीज ने ट्रेड या ग्लोबल बैक्ड सेटलमेंट्स। लेकिन ग्लोबल ट्रेड और ऑयल प्राइसिंग में डॉलर अब भी डोमिनेंट होता है। डॉलर ने ऑयल पर अपनी पकड़ बना के रखी है। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।